चलिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी। उसका पहला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, उसमें पता करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें सिर्फ इतना बताना है कि भारतीय क्वेश्चन दिए होंगे, समीकरण निरूपित करना, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हल नहीं करना है, उसकी द्विघात समीकरण ही बनाना है। समझ आ गया। उससे पहले आज मैं बता दूं, आज जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। तो सभी बच्चों का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है ये कि पर्यावरण को बचाएं। ठीक है, और उसके लिए हम सभी को कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएं। ऐसे पता नहीं कितने वृक्ष लग जाएंगे। तो सभी बच्चों से ये निवेदन है कि छोटा चाहे बड़ा जैसा भी वृक्ष लगा पाओ, एक वृक्ष जो है ज़रूर लगाइए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप की ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा, बुक भी होगी सभी की। ठीक है, तो सीधा हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, पहला पार्ट है कि कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। यानी आयताकार भूखंड है, क्षेत्रफल उसका है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में है, चौड़ाई यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें सब द्विघात समीकरण ही बनाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है कि आयताकार कोई है भूखंड, एक आयत बना लीजिए। सभी को पता है, इसे बता दे रहे हैं हम। ठीक, ये हो गई आयत की लंबाई और ये भूखंड आयताकार है, उसकी क्या हो गई? चौड़ाई। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे? देखिए कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 गुने से ये 1 अधिक है। तो भाई चौड़ाई मान लो पहले। ठीक, यहाँ पे मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर हो जाएगी x मीटर। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई कितनी x, इसका 2 गुना कर दो भाई। ठीक, 2 गुना का मतलब 2 से गुना, 2 गुने से 1 अधिक, यानी 2 गुने से 1 अधिक, यानी कितनी हो जाएगी लंबाई? 2x + 1 मीटर, इतनी हो जाएगी। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं? और दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा? 528 वर्ग मीटर। ठीक, आयताकार भूखंड है हमारा। तो बस जो चीज़ दी है बस उसी का फार्मूला लगा दो, हमने बताया था। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 दिया है। ठीक, बराबर लंबाई कितनी भाई हमारी? 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? x। तो हो जाएगा हमारा 528 बराबर, इसके अंदर गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 2x² + x। ठीक, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगी हमारा समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0। तो ये जो आ गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गए। कौन सी समीकरण आ गई हमारी? द्विघात समीकरण। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लोगे अभिष्ट द्विघात समीकरण। ठीक, समझे कि नहीं? तो इस टाइप से लगाना है सभी को, सिर्फ समीकरण ही बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसको सभी लोग नोट कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन पार्ट हो गया दूसरे क्वेश्चन का। ऐसे ही दूसरा पार्ट है हमारा,
देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल जाएंगे उस पर ग्रुप पे, ठीक। देखिए दूसरा भी पार्ट है बुक में, सभी लोग देखोगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए समीकरण बनाना है, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लो, क्रमागत क्रम से कह रहा है ना, यानी लिखोगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा, x+1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। क्रमागत कह रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। प्रश्नानुसार यहाँ पे डाल लेंगे, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो हमारा 306 है। तो इनका जो गुणनफल है, इनका गुणनफल कर लेंगे, x गुणा पहला क्रमागत है x, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, और इनका गुणनफल कितना है 306। चलिए अंदर गुणा कर दीजिए, x² + x बराबर 306। इसको इधर लाओगे तो x² + x - 306 बराबर 0। बस यही समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, बन गए। तो यही हमको बस द्विघात समीकरण ही बनाना था, ठीक है। उसी के रूप में निरूपित करना है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए तीसरा पार्ट देखिए, इसको सभी बच्चे फेयर पे नोट करते जाएं, ठीक। तीसरा पार्ट है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, मतलब आयु जो है वर्षों में दी है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात, मतलब बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, समझे। तो देखो आयु में जो छोटा है बस उसी की मान लिया करो सबसे पहले। तो रोहन की मान लो, यानी माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, x वर्ष हो जाएगी, ठीक। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ जो है, रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु कितनी है x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x+26, 26 वर्ष बड़ी है ना, ठीक। इसके बाद कह रहा है, देखिए थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ पे गुणनफल उसको बाद में करते हैं। यहाँ से देखिए कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। तो देखो प्रश्नानुसार एक तरफ लिख लेना रोहन की आयु, और एक तरफ उसकी माँ की आयु, ठीक। रोहन की माँ की आयु लिख लेना, रोहन की माँ की आयु, ये हो जाएगा x वर्ष, ये हो जाएगा x+26, ठीक। हमेशा आयु वाले क्वेश्चन ऐसे लगा, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो बाद दिया है, सभी को बताया पता है, पहले हो तो घटा दो, और बाद है तो जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों में जोड़ना है, कितने वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद। तो इन दोनों में 3 वर्ष क्या कर दो, जोड़ दीजिए, ठीक। 3 वर्ष जोड़ दोगे, फिर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद इनका जो गुणनफल है, इनकी आयु का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 360। इसको यहाँ पर ही हल कर लो, या फिर उसके नीचे हल कर लो, ठीक है। इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं हम। 3 वर्ष जब जोड़ दिया तो ये आ गई इसकी आयु x+3 गुणा, और ये आ गई x+29, और बराबर इनका गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 360, ठीक। कितना हो जाएगा, चलिए कीजिए गुणा, इसकी गुणा इसके साथ कर लो, कितना हो जाएगा, x² + 29x + 3x हो जाएगा हमारा, प्लस 3 अब 27 हो गया, 3 6 2 8 हो जाएगा, 87 बराबर हो जाएगा हमारा 360। तो ये हो जाएगा x² प्लस कितना हो जाएगा, 29, 30 2 32 x, इसको उधर ले जाओ, यानी 360 - 87, ठीक। समझ आ रहा है, 360 - 87, माइनस कर दो इसको भाई, x² प्लस 32x बराबर, घटाओ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और 15 से 8 गया, यहाँ पर 7 यानी 273, इसको इधर ले आओ, यानी x² प्लस
32x माइनस 273 बराबर 0। यही जो आ जाएगा हमारा अभिष्ट समीकरण, द्विघात समीकरण आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? समझे? तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है, बस द्विघात समीकरण ही बनाना है, इसको हल नहीं करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी। इसके बाद लास्ट वाला बच्चा है उसको बताते हैं। चलिए देखिए, चौथा पार्ट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, पहले दूरी दी है उसको लिख लें हम। जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी है भाई? 480 किलोमीटर। ठीक, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल जो हो जाएगी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना x मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब देखो दूरी कितनी है? 480। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी है? x। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो पहले इसमें कितना समय लगा है ये निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इसमें समय निकाल लो कितना लगा है। तो जब देखो दूरी और चाल अगर कहीं भी दिया हो तो फार्मूला एक दिमाग में ज़रूर आए। ठीक, सभी लोग पढ़े हो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये होता है कि नहीं? तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे, समय बराबर इसको हम T1 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो बार, एक बार चाल है उसकी x और दूसरी बार जो चाल है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है ना, तो दो बार समय निकालना पड़ेगा। कितना समय लग रहा है तो इसको T1 मान लें हम। तो देखिए, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? दूरी बटा चाल, ये हो जाएगी कि नहीं? तो T1 बराबर हो जाएगी, दूरी कितनी है? 480 बटा चाल कितनी है भाई? x। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। T1 जो हो जाएगा, कितना समय लग रहा है? 480 बटा x घंटा। समझ आ रहा है? इतना जो समय लग रहा है जब उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यहाँ पे घंटा लिख दीजिए, समय जो है घंटे में है यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम कर दी जाए। पहले इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसकी 8 किलोमीटर चाल जो है इसको कम करना है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, यहाँ पर लिख लोगे रेलगाड़ी की चाल। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसकी कम हो जा रही है, पहले कितनी थी x, तो उससे क्या कर दो? 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम कर दो, तो उसकी चाल कितनी होगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब दूरी कितनी है? उसी दूरी को, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, वही दूरी है ना। तो यहाँ से भी देख लो कितना समय लग रहा है, यहाँ से हम समय निकाल देंगे। इधर हम हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर कितना भी समय लग रहा है, यानी इसको हम समय यहाँ से निकालेंगे। जब इसकी चाल कम हो जाती है, सब देखो टाइम कितना लग रहा है? T2, यानी दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 480 बटा चाल कितनी हो गई हमारी? x माइनस 8 घंटे, यानी इतना समय लग रहा है। ये समीकरण नंबर क्या हो गई हमारी? 2। सुना रहा है कि नहीं? इतना समय जो है लग रहा है। अब क्या कह रहा है कि मतलब जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले रहे हैं। तो देखो, एक तरफ लिख लेना T1, एक तरफ क्या लिख लेना? T2। ठीक, तो T1 कितना है लगा है इसमें? 480 बटा x। T2 कितना है हमारा? 480 बटा x माइनस 8। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कम होती है, तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले रही है। मतलब चाल यहाँ पे कम हो रही है, तब भी ये 3 घंटे क्या ले रही है? अधिक ले रही है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या फिर इसमें 3 घंटे जोड़ दो या फिर इसमें 3 घंटे घटा दो। तो हम इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 घंटा जोड़ते हैं, बीच में क्या लगा दो? बराबर। ठीक, ये T1 T2 लिया है, इसको ऐसे लिख लेना, पता तो चलेगी। ये T1 T2 बन गई समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको सब उधर ले जाओ।
यानी हो जाएगा हमारा 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर कितना होगा 3, यही होगा ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब उधर पोर्शन चला गया है, प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर हमने बस सीधे लिख दिया। देखो अगर 480 क्या कर लें भाई, कॉमन कर लें। 480 तो हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1/x माइनस 8 बचेगा, माइनस 1/x बचेगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये गुणा में इसको बटा में ले जाओ नीचे, ये हो जाएगा हमारा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। यहाँ पे एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा x ब्रैकेट x माइनस 8, यही हो जाएगा एलसीएम। इसको x से गुणा करेंगे और इसको हम x माइनस 8 से गुणा करेंगे। तो हमने ये बताया था कि इधर माइनस के चिन्ह हो, उसके बाद अगर एक पद हो तब तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज़्यादा पद हो जाए तो हमेशा ब्रैकेट लगा लो, यानी इस पर x माइनस 8 हो जाएगा बराबर, ये देखो कट जाएगा 16×3=48 हो जाएगा, यानी 1/160। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे? कर लोगे ना सभी लोग? देखिए आगे इसको हल करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा x माइनस x ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा बटा, इसके अंदर गुणा कर दो x² और माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा 1/160, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको आगे हल कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। देखिए इधर ये देखो x तो प्लस माइनस का कट गया, कितना आ गया हमारे पास 8 बटा, दिख रहा है ना? ठीक, ये हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 1/160, तीरे गुणा कर दीजिए, यानी हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 160 गुणा 8, तो x² माइनस 8x बराबर हो जाएगा 128। ठीक है, यानी 1280, और इसको इधर ले आओ, यानी x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही जो आगे हमारी अभिष्ट द्विघात समीकरण हो गई। अब इसको अगर हल करने को कहे तो इससे हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लगा लोगे सभी लोग? तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, इसको सभी बच्चे फेर पे करेंगे और ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।